अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ कहा था, और मैं अपने वादे कभी नहीं भूलता। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? प्रशांत अनुराग की आंखों में देखते हुए कहता है, एक वादा चाहिए मुझे तुमसे। अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, वादा? कैसा वादा? प्रशांत अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुम मुझसे वादा करो कि जब भी तुम यक्षिणी की कहानी के बारे में कुछ भी लिखोगे तो सबसे पहले तुम उसे पढ़ने के लिए मुझे दोगे। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा, पर क्यों? प्रशांत जवाब देता है, क्योंकि तुम्हें यक्षिणी कहानी लिखने की जितनी जल्दी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उस कहानी को पढ़ने की उत्सुकता मेरे अंदर है। अनुराग प्रशांत को अभी भी एकटक नजर से ही घूर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रशांत उससे कुछ इस कदर का वादा मांग रहा था। अनुराग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हें सच में ये वादा चाहिए? प्रशांत अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ यही वादा चाहिए, और क्या मांगूंगा मैं तुमसे? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ और है ही कहाँ? मुझे ना बचपन से ही किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है। मैं तो खुद चाहता था कि कोई यक्षिणी पर कहानी लिखे, उसकी दास्तां को बयां करे, पर कोई लिखता ही नहीं था। पर अब तुम मिले हो जो यक्षिणी पर कहानी लिख रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारी कहानी लिखकर पूरी हो जाए तो तुम उसे पढ़ने के लिए मुझे दो, पब्लिशर से भी पहले, ताकि यक्षिणी किताब का पहला पाठक मैं बन सकूं। मैं सबसे पहले यक्षिणी की कहानी जान सकूं। अनुराग को तो अभी भी लग रहा था कि प्रशांत का यक्षिणी की कहानी सबसे पहले पढ़ने के पीछे कोई और कारण था। ऐसा कुछ था जो अभी भी प्रशांत अनुराग से छुपा रहा था। इसी वजह से अनुराग अभी भी प्रशांत को एकटक नजर से घूरे जा रहा था, और ये बात प्रशांत को भी महसूस होने लग गई थी। प्रशांत तुरंत बोल पड़ता है, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे देखकर नहीं लग रहा क्या कि मैं किताबों का शौकीन हूँ? अनुराग कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रशांत खुद ही मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ता है, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक बंगाली हूँ, और हम बंगालियों को साहित्य से एक अलग ही तरीके का लगाव होता है। रविंद्रनाथ टैगोर को भूल गए क्या? उनकी तो मैंने सारी किताबें पढ़कर रखी हैं। प्रशांत की ये बात सुनकर अनुराग अगले ही पल प्रशांत से वादा करते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी मैं यक्षिणी की कहानी के बारे में कुछ भी लिखूंगा, सबसे पहले उसे पढ़ने के लिए तुम्हें दूंगा, और किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। प्रशांत खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात लेखक बाबू, अब अपना वादा याद रखना लेखक बाबू, कभी भूलना मत। जैसे ही अनुराग प्रशांत के मुंह से लेखक बाबू शब्द सुनता है, उसे और अजीब लगता है, और वो तुरंत बोल पड़ता है, क्या कहा तुमने? लेखक बाबू? तुमने मुझे लेखक बाबू कहकर क्यों पुकारा? कुछ और कहकर भी पुकार सकते थे। प्रशांत अपनी बात रखते हुए कहता है, और क्या कहकर पुकारता मैं तुम्हें? तुमने तो मुझसे इतनी बात कर ली पर अपना नाम तक नहीं बताया, तो इसलिए मैंने तुम्हें लेखक बाबू कह दिया। अनुराग अभी भी अपने सवाल पर अड़ते हुए कहता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेखक बाबू ही क्यों? प्रशांत कहता है, वो क्या है ना, हमारे गांव में पढ़े लिखे लोगों को बाबू कहा जाता है, और तुम ठहरे पेशे से एक लेखक, तो मैंने भी बस ऐसे ही कह दिया तुम्हें लेखक बाबू। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, हैरान होने वाली बात तो है, क्योंकि जब भी मैं किसी के मुंह से अपने लिए लेखक बाबू शब्द सुनता हूँ ना, तो मुझे एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है इस लेखक बाबू शब्द से एक गहरा नाता है मेरा पहले से, जैसे मैं कहानी लिखने के लिए ही जन्मा हूँ। प्रशांत बोल पड़ता है, ऐसा लगना भी चाहिए लेखक बाबू। अब तो तुम इस नाम की आदत डाल लो, देखना एक दिन सब तुमको इसी नाम से पुकारेंगे। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है जब सब मुझे लेखक बाबू के नाम से जानेंगे, न कि अनुराग के नाम से। अनुराग और प्रशांत एक दूसरे से और भी कई सारी बातें करते हैं। अपने अपने पेशे के बारे में तो बात करते ही हैं, साथ में एक दूसरे के परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। एक ही मुलाकात में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और जब अंधेरा होने लग जाता है तो अनुराग वापस से अपनी ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। अनुराग जी से अभी तक नहीं पता था कि यक्षिणी की कहानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था। प्रशांत के जरिए अनुराग को पता चल गया कि वो सिलसिला कब शुरू हुआ था, पर अनुराग अभी भी यक्षिणी की कहानी से उतना ही अनजान था जितना पहले था। पहले अनुराग को लगा था कि उसे यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए सिर्फ यक्षिणी के बारे में पता करना था, पर प्रशांत की बातों से वो समझ गया था कि वो गलत था। यक्षिणी की कहानी में और भी कई अहम किरदार थे जिनके बारे में पता करना उतना ही जरूरी था जितना यक्षिणी। उन किरदारों के बिना यक्षिणी की कहानी अधूरी थी, और वो किरदार थे भक्षानर और महाडायन। अनुराग को भक्षानर और महाडायन के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात अनुराग को इस बात पर पूरी तरह एहसास हो गया था कि कहानी हमारी असल जिंदगी की तरह ही होती है। जिस तरह हमारी जिंदगी में हर शख्स की एक अलग अहमियत होती है, उसी तरह कहानियों में भी हर एक किरदार की अलग अहमियत होती है।
उन शख्स और किरदारों के बिना जिंदगी और कहानियां दोनों ही अधूरी रहती हैं। अगले दिन से ही अनुराग ने भक्षानर और महाडायन के बारे में पता करना शुरू कर दिया, पर उसे उन दोनों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। कई गांव के सदस्य तो पहली बार अनुराग के मुंह से भक्षानर का नाम सुन रहे थे। कईयों ने तो ये कह दिया था कि अनुराग जो बात उन्हें बता रहा है वो मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर पता नहीं क्यों अनुराग का मन नहीं मान रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि प्रशांत ने उसे जो बातें बताई थी वो सारी सच थी। अनुराग को प्रशांत की आंखों में एक ऐसी सच्चाई नजर आई थी जो किसी और की आंखों में नजर नहीं आ पाई थी। 1-2 दिन तक और इसी तरह अनुराग भटकते रहता है, पर जब उसे भक्षानर और महाडायन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो वो एक रात ऐसा फैसला लेता है जो उसे शायद नहीं लेना चाहिए था। उसी फैसले ने उसकी कहानियों का सफर तो शुरू किया था, पर उसकी जिंदगी की कहानी का रुख मोड़ कर रख दिया था। अनुराग रूम नंबर 666 के अंदर टेबल के पास बैठा हुआ था। टेबल पर ही उसकी डायरी खुली हुई रखी थी, जिसके अंदर 3 नाम लिखे हुए थे। पहला यक्षिणी, दूसरा भक्षानर और तीसरा महाडायन। और उन तीनों के नाम के ऊपर ही रेड पेन से गोले बने हुए थे और नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। अनुराग ने अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ था और अनुराग वही पेन अपनी डायरी के पेजेस पर घुमाए जा रहा था। अनुराग के बाल बिखरे हुए थे। उसे देखते से ही समझ आ रहा था कि वो काफी परेशान था और उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। फिर भी वो कुछ सोचने में लगा हुआ था। अनुराग अपना पेन अपनी डायरी के कागज पर घुमाते हुए कहता है, कौन है आखिर ये भक्षानर और क्यों बुलाया था इसने यक्षिणी को पृथ्वीलोक पर? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पता लगाऊं मैं इसके बारे में? अनुराग अपनी डायरी के अंदर लिखे तीनों नामों को देखते हुए कहता है, आखिर उस अमावस्या की रात इन तीनों के बीच हुआ क्या होगा? किसने दिया होगा यक्षिणी को अभिशाप? उस भक्षानर ने या फिर उस महाडायन ने? कौन होगा उन दोनों में से यक्षिणी को अभिशाप देने वाला? रात के 3 बज चुके थे। नींद ना होने के कारण अनुराग की आंखें लाल हो चुकी थी, पर ना वो कुछ लिख पाया था न कुछ सोच पाया था, जिस कारण उसे अपने आप से चिढ़ होने लग गई थी कि वो कैसा लेखक था कि कुछ सोच नहीं पा रहा है। अनुराग के दिमाग में बार बार यही सब बातें घूमते जा रही थी, पर जब वो कुछ सोच नहीं पाता तो गुस्से के साथ अपने पेन को वहीं पर रख देता है। अनुराग अपने सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर उसके कश खींचते हुए सोचने लगता है कि वो क्या करे। अनुराग अपनी आंखें बंद करके सिगरेट के कश खींचते हुए खुद से बड़बड़ाता है, क्या करूं, कैसे पता लगाऊं इन किरदारों के बारे में? गांव में आधे से ज्यादा लोगों से पूछ चुका हूं, पर किसी को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कैसे पता लगाऊं? कश खींचते हुए अनुराग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी सिगरेट के उड़ते हुए धुएं को देखकर उसके मन में कुछ आता है और वो खुद से बोल पड़ता है, हाँ, अब एक यही रास्ता बचा हुआ है, मुझे यही करना होगा। किसी कहानी को वही सबसे अच्छे से जान सकता है जिस पर वो कहानी बीती हो, और मुझे नहीं लगता यक्षिणी की कहानी आज तक किसी पर भी बीती हो। यक्षिणी ही अपनी कहानी के हर एक किरदार को अच्छे से जानती है। उसे तो भक्षानर और महाडायन के बारे में पता ही होगा। लगता है मुझे यक्षिणी की कहानी खुद उससे जाननी पड़ेगी। अनुराग सिगरेट का एक और कश खींचते हुए कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे खुद यक्षिणी के पास जाना होगा। अगले ही पल अनुराग कुछ घबराते हुए कहता है, पर अगर मैं यक्षिणी के पास गया तो वो खुद मुझे अपना शिकार बना लेगी, फिर मैं उसकी कहानी कैसे लिखूंगा? अनुराग घबरा गया था इस बारे में सोचकर। एक पल के लिए उसकी भी रूह कांप गई थी। अनुराग परेशानी में पड़ गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो इतना तो जान गया था कि अब एक यक्षिणी ही थी जो उसे खुद उसकी कहानी बता सकती थी, क्योंकि यक्षिणी के सिवा कोई और उसकी कहानी नहीं जानता था। अनुराग सोच में पड़ गया था। वो इतना परेशान हो गया था कि उसने उसी वक्त दूसरी सिगरेट भी जला दी थी और उसे पीते हुए फिर सोचने लग गया था कि वो क्या करे। कई कश खींचने के बाद अनुराग फैसला ले ही लेता है कि उसे क्या करना था। अनुराग फिर सिगरेट का कश खींचते हुए मायूसी के साथ कहता है, अगर यहाँ से कहानी लिखे बिना वापस शहर चले गया तो चित्रा फिर ताने देगी और वो नौकरी करनी पड़ेगी जो मैं कभी नहीं करना चाहता। अगर जिंदगी में लेखक नहीं बन पाया तो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अनुराग सिगरेट को छोड़कर अपने हाथ में कलम थामते हुए कहता है, यदि मुझे लेखक बनना है तो मुझे यक्षिणी के पास जाना ही होगा, क्योंकि अगर यक्षिणी की कहानी कोई जानता है तो वो खुद यक्षिणी है। यक्षिणी के सिवा उसकी कहानी किसी और को नहीं पता है। यक्षिणी के पास जाकर मैं भले ही मर जाऊं, वो मुझे अपना शिकार बना ले, पर मुझे इस बात का सुकून तो रहेगा कि मैंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। अपने सपनों के लिए लड़ता रहा। मैं अपने सपनों के लिए मर सकता हूँ, पर हार नहीं मान सकता। अनुराग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, 1 हफ्ते बाद ही अमावस्या है और इस बार यक्षिणी किसी मर्द को अपना शिकार बनाए उससे पहले मैं खुद उसके हाथों शिकार बनने चले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिकार बनने तुम्हारे पास आऊंगा यक्षिणी।
बाकी मर्द तुम्हारी खूबसूरती को देखने, तुम्हारे साथ भोग विलास करने की इच्छा को लेकर आते होंगे, पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारी दास्तां जानने के लिए। यक्षिणी, मैं आऊंगा। यक्षिणी, मैं तुम्हारा शिकार बनने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। यक्षिणी का शिकार बनने का फैसला लेने के बाद अनुराग बेसब्री के साथ अमावस्या की रात आने का इंतजार करने लग गया। अनुराग के मन में जितना यक्षिणी के लिए डर था, उससे कहीं ज्यादा सुकून था कि उसने लेखक बनने की चाह में सारी बंदिशों को तोड़ दिया था, मौत के डर की बंदिश को भी। अनुराग हर रात को खिड़की के पास खड़ा होता और वहां से बंगला मुड़ा घाट को देखते हुए मन में यही सोचता कि कब अमावस्या की रात आएगी और कब वो घाट पर जाकर यक्षिणी से मिल सकेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, अनुराग के अंदर यक्षिणी से मिलने की तड़प बढ़ते जा रही थी। अनुराग के रोंगटे खड़े हो जाते ये सोचकर कि जब वो यक्षिणी से मिलेगा तब क्या होगा। यक्षिणी कैसी दिखती होगी? वो उतनी ही सुंदर होगी जैसा उसने सुन रखा था, या उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर? कुछ दिन इन्हीं सवालों के साथ काटने के बाद आखिरकार वो रात भी आ ही जाती है जिसका अनुराग बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अमावस्या की काली रात।